फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एलिगेशन का बेसिक देखा था, आज हम देखते हैं कि एलिगेशन का अधिकतर प्रश्नों में यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इसको हम एप्लीकेबल बना सकते हैं कि हर क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा के क्वेश्चन को कैसे हम सिंप्लीफाई करें। मतलब मैं आज आपको प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन लगा के बताऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस में एलिगेशन लगा के बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन में एलिगेशन लगा के दिखाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन लगा के दिखाऊंगा। तो इस लेक्चर को पूरे लास्ट तक आप देखिए, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या 8000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 6% और 8% बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 8600 हो जाती है। गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है। इस परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन को हम एलिगेशन लगा के कैसे करते देखिए, एक बार आप खुद ट्राई करके देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। उसने बोला कि टोटल पॉपुलेशन कितना है गांव का, टोटल पॉपुलेशन है गांव का 8000, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितना है गांव का 8000। तो उसने किसकी बात करी, मेल और फीमेल की, पुरुष और महिलाओं की। ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। मेल की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 6% की। पुरुषों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब आप देखो, हमेशा एलिगेशन सेम क्वांटिटी में लगता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हमेशा एलिगेशन सेम क्वांटिटी में लगता है। सेम क्वांटिटी मतलब यहाँ पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर भी वृद्धि लिखोगे और उसके ओवरऑल भी आप क्या लिखोगे, वृद्धि वाला लिखोगे, मतलब इंक्रीजिंग फैक्टर ही लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, वृद्धि लिखोगे। उस टाइप का क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, जहाँ पर यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में यहाँ माइनस लगा के सॉल्व करा जाता है, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, उसके लिए मैं बाद में अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। अभी आप इतना समझो कि एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर आप अप्लाई करोगे। सेम क्वांटिटी मतलब यदि प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन लगा रहे हो तो पूरा प्रॉफिट पे लगाओगे या तो पूरा लॉस पे लगाओगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में यदि लगा रहे हो तो या तो पूरा रेट पे लगाओगे, या तो पूरा टाइम पे लगाओगे, या तो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाओगे। टाइम एंड डिस्टेंस पे लगा रहे हो या तो पूरा टाइम में लगाओगे, या तो पूरा डिस्टेंस में लगाओगे, या तो फिर पूरा स्पीड में। मतलब एक ही क्वांटिटी में आप अधिकतर एलिगेशन को यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस केस में देखो कि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। तो उस गांव की जनसंख्या 8000 से कितनी हो गई, 8600 हो गई। 8000 से कितना हो गया, 8600। तो आप देखो जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई, 600 की वृद्धि हुई, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, 600 की वृद्धि हुई। अब 600 का यदि परसेंटेज निकाला जाए तो कैसे निकालोगे, 600 जनसंख्या कितने में वृद्धि हुई, 8000 में। ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, 600 जनसंख्या कितने में वृद्धि हुई, 8000 में। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा, 00 से 00 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 88 56.575। मतलब ओवरऑल पूरी जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 7.5% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 7.5%। तो हम सेंटर में कितना लिखेंगे, 7.5%। अब देखो आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। एलिगेशन लगाने का सबसे पहला लॉजिक क्या है, पहले ये चेक करो कि ये 7.5, 6 और 10 के बीच में आ रहा है क्या। बोला हाँ, 7.5 यदि 6 और 10 के बीच में आ रहा है तो आप एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। मैं वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो भी बताऊंगा कि जब ये वाला फैक्टर इसके बीच में ना हो तब एलिगेशन लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो अभी बस इतना देखो कि ये 7.5, 6 और 10 के बीच में आ रहा है, हाँ। तो आप इसमें एलिगेशन एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। कैसे करते हैं एलिगेशन, क्रॉस में हम माइनस करते। तो 10 में से 7.5 गया तो कितना बचा, 2.5%। 7.5 में से 6 गया तो कितना, 6 गया तो कितना बचा, 1.5%, ठीक है। तो यदि मैं इस परसेंटेज को सॉल्व करूँ, यदि मैं इस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि ये दोनों काय में होते, रेशो में होते। ये वाला पॉइंट लगाऊंगा तो 0, ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो 0, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। इसका यदि रेशो पूछो तो आप रेशो कितना बताओगे, दैट इज 5:3। कितना आएगा, 5:3। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 5:3 क्या आया, 5:3 क्या आया, तो कल ही हमने डिस्कस करा था, ये जो रेशो आता है, ये रेशो किसका आता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशो आता है। किसका रेशो आता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशो आता है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब
उस गांव में 5 तो पुरुष है, उस गांव में 5 तो पुरुष है और 3 क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, ये रेशो क्या देगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या। तो उस गांव में पुरुष कितने, 5 है और महिलाएं कितनी हैं, 3 है। तो टोटल पुरुष कितने हैं, टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, 8। 8 आपकी भाषा में हो गई, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो आपकी भाषा में उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 8। लेकिन क्वेश्चन की भाषा में कितना है, 8000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। आपसे किसकी जनसंख्या पूछी, महिलाओं की। तो महिलाओं की जनसंख्या आपकी भाषा में कितना है, 3। तो 3 में यदि 1000 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 3000। आंसर कितना आएगा आपका, 3000। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे करा। ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। परसेंटेज के क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे अप्लाई करा, आ गया समझ में। उसने देखे रखा था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ मेल 6%, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज 10%। देन हमने ओवरऑल परसेंटेज निकाला कितना, 7.5%। फिर हमने देखा कि 7.5% 6 और 10 के बीच में आ रहा है, मतलब आपका एलिगेशन इसमें लग सकता है। ठीक है, फिर हमने एलिगेशन की बेसिक प्रॉपर्टी लगाई कि इन दोनों का डिफरेंस भी किसका, बड़े में से छोटे वाले का। ठीक है, तो हमारा रेशो कितना आया, 5:3। ठीक है, फिर हमने कल डिस्कस करा था कि ये रेशो क्या होता है, रेशो होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी अब हमारे लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल। तो नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 5, नंबर ऑफ फीमेल कितने, 3। ओवरऑल पॉपुलेशन कितना है, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी दे के रखी थी, 8000। तो 1 की वैल्यू 10,000। तो आपसे महिलाओं की पूछा था तो 3 की वैल्यू 3000। तो यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी के पास 4000 रुपये थे। ठीक है, उसने कुछ पैसे 3% और कुछ पैसे 5% वार्षिक दर से उधार दे दिए। ठीक है, मतलब 4000 का कुछ भाग 3% की ब्याज से दिया और कुछ भाग 5% वार्षिक दर से उधार दे दिए। ठीक है, 1 वर्ष बाद यदि उसको कुल साधारण ब्याज 144 रुपये मिलते। ठीक है, 144 रुपये मिलते तो उसने अलग अलग दरों पर कितना उधार दिया, अलग अलग दर पर कितना पैसा उधार दिया। मतलब क्या समझो, एक व्यक्ति के पास 4000 रुपये है, 4000 में से उसने कुछ पैसा 3% ब्याज पे दिया और कुछ पैसा 5% ब्याज पे दिया। ठीक है, 1 साल बाद उस व्यक्ति को ब्याज का अमाउंट कितना मिला, 144 रुपये मिला। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसने 3% पर कितने रुपए ब्याज में दिए और 5% पर उसने कितने रुपए ब्याज में दिए। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है। तो इसको आप एलिगेशन से कैसे कर सकते हो, देखो एक बार खुद करने को ट्राई करो फिर बताता हूँ। देखो, सबसे पहले टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना देके रखा, मूलधन कितना देके रखा आपको, 4000 रुपये। मूलधन कितना देके रखा आपको, 4000 रुपये। ठीक है, इस 4000 का कुछ भाग 3% की ब्याज में दिया और इस 4000 का कुछ भाग 5% के ब्याज में दिया। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब आपको पता करना है कि उस व्यक्ति ने ये टोटल अमाउंट किस ब्याज में दिया, ओवरऑल मतलब 3 और 5 का जो टोटल करें तो कितना ब्याज में दिया। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो उसने एक हिंट देके रखा है कि उसने 144 रुपये उसको ब्याज मिला, मतलब 144 रुपये क्या देके रखा उसने, सिंपल इंटरेस्ट। 144 रुपये क्या देके रखा उसने, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, दर गुणित समय बटे 100। तो आपको दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए क्या करोगे, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। P मतलब मूलधन, जितना अमाउंट उसके पास था। ठीक है, तो देखना R बराबर क्या करेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट मतलब उसको ब्याज कितना मिला, 144 इंटू 100। ठीक है, कितने रुपए थे उसके पास, 4000 रुपये। ठीक है, कितने साल के लिए दिए थे, 1 साल के लिए। तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 से काटोगे तो ये हो गया आपका 37, 14 दूनी 4, ये हो गया 20। ठीक है, 20 आगे देखे तो ये हो जाएगा आपका दैट इज ए 3.6, 3 दूनी 2 तिया 6, 3.6%। मतलब उसने पूरा जो 4000 था वो 4000 कितने परसेंट ब्याज में दिया था, 3.6% ब्याज में दिया था। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 3.6%। ठीक है, ऐसे ही लिखते ना, फर्स्ट
टाइप, सेकेंड टाइप और उसका ओवरऑल टाइप। तो ओवरऑल टाइप मतलब उसने पूरा जो अमाउंट था, ये 4,000 का पूरा अमाउंट कितने परसेंट ब्याज में दिया था, 3.6%। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3.6%। अब आप क्या देखोगे कि 3.6% ये 3 और 5 के बीच में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। जब आ रहा है तब इसमें क्या लगा सकते हो आप, एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन कैसे लगाते, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करके। तो 5 में से 3.6 गए तो कितना बचा, 1.4%। ठीक है, 3.6 में से 3 गया तो कितना बचा, 0.6%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये कितना आया, 14/6। इसको यदि काटोगे तो 7/3, उसको काटोगे तो कितना आएगा, 7/3। अब ये 7/3 क्या है, अब ये 7/3 क्या है, तो एक बेसिक सी चीज़ समझो पहले। आज जैसे कभी भी आप दो क्वांटिटी, जैसे x समझो, जैसे x और y दो क्वांटिटी है, और दोनों क्वांटिटी का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, आपका नियत है। दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई क्या है, आपका नियत है, कांस्टेंट है। तो यदि आप x पे एलिगेशन लगाते हो, यदि आप x पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको रेशो काय का मिलेगा, रेशो आपको y का मिलेगा। बात समझना, यदि दो चीज़ें गुणा में है, ठीक है, दो चीज़ें यदि गुणा में है, तो यदि आप एक पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको जो लास्ट में रेशो मिलता है वो किसका मिलता है, दूसरे का मिलता है। जैसे यदि x और y गुणा में, तो यदि आप x में एलिगेशन लगा देते हो तो आपको रेशो किसका मिलेगा, y का मिलेगा। सिमिलरली यदि आप y पे एलिगेशन लगा देते हो, यदि आप y पे एलिगेशन लगा देते हो तो आपको रेशो किसका मिलेगा, किसका मिलेगा, x का मिलेगा। ठीक है, मतलब यदि दो चीज़ें गुणा में होती है तो एक पर एलिगेशन लगाने से रेशो हमेशा दूसरी चीज़ का मिलता है। जिस पे एलिगेशन लगाओगे उस पर रेशो कभी नहीं मिलता, जिस पर एलिगेशन लगाओगे उस पर रेशो कभी भी नहीं मिलता, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। 144 रुपये साधारण ब्याज है, मतलब ब्याज की राशि निश्चित है। ठीक है, फिर आपका समय निश्चित है, समय निश्चित है। चेंज काय में हो रहा है, आर एक बार 3% पे दिया, एक बार 5% पे दिया। ठीक है, तो आर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। फिर एक बार देखो पी में भी चेंजेस हो रहा है। पी में चेंजेस कैसे हो रहा है, समझो, 3% पर कितना अमाउंट दिया, 5% पर कितना अमाउंट दिया, मतलब अमाउंट भी चेंजेस हो रहा है, मतलब पी में भी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, मतलब पी इंटू आर, पी इंटू आर बराबर क्या है, कांस्टेंट है। पी इंटू आर बराबर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे हुआ, देखो ये भी कांस्टेंट, ये 100 भी कांस्टेंट और टी भी कांस्टेंट, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, जब दो चीज़ों का गुणा क्या होता है, नियत होता है। जब दोनों चीज़ों का गुणा क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, तब आप एक पे यदि एलिगेशन लगाते हो। अभी आपने एलिगेशन किस पे लगाया, रेट पे लगाया, रेट पे एलिगेशन लगाया तो आपको रेशो किसका मिलेगा, अमाउंट का रेशो मिलेगा। रेशो किसका मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो मिलेगा, मतलब मूलधन का रेशो मिलेगा। ठीक है, किसका रेशो मिलेगा, मूलधन का रेशो मिलेगा। इस चीज़ को क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए, फिर से समझो। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि दो चीज़ गुणा में होती है और उनका गुणनफल क्या होता है, नियत होता है, तो यदि आप इस पे एलिगेशन लगाते हो, एक्स पे एलिगेशन लगाते हो, तो आपको लास्ट में जो रेशो मिलता है वो दूसरे का मिलता है। जैसे एक्स और वाई दोनों गुणा में, तो यदि आपने एक्स पर एलिगेशन लगाया तो आपको रेशो किसका मिलेगा, वाई पर का मिलेगा। यदि आपने वाई में एलिगेशन लगाया तो आपको रेशो किसका मिलेगा, एक्स में मिलेगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम इसमें करते हैं। ठीक है, हमको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन दर गुणित समय। ठीक है, तो समय 1 वर्ष निश्चित है, साधारण ब्याज 144 रुपये निश्चित है। दर परिवर्तित हो रहा है, दर 3% से 5%, मतलब दर में परिवर्तन हो रहा है। मूलधन में परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है समझो, 3% पर कितना अमाउंट देगा, 5% पर कितना अमाउंट देगा, मतलब मूलधन में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब दो चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, मतलब दो चीज़ों का गुणनफल क्या है, कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट कैसे करा, देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मतलब इनका गुणनफल क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अब मैं उस प्रॉपर्टी से बोल सकता हूँ कि यदि मैं रेट पे एलिगेशन लगाता हूँ तो मुझे रेशो किसका मिलेगा, प्रिंसिपल का, मतलब मूलधन का क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा। और यदि मैं मूलधन पर एलिगेशन लगाता हूँ, यदि मैं मूलधन पर एलिगेशन लगाता हूँ तो मुझे रेशो किसका मिलता, दर का, तो मुझे रेशो किसका मिलता, दर का मिलता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो देखिए, तो अभी आपको रेशो किसका मिला, 7:3। तो 7:3 किसका रेशो है, ये है आपका मूलधन का रेशो, ये है आपका मूलधन का रेशो। तो आपके हिसाब से टोटल मूलधन कितना है, 7 और 3 कितना हो गया, 10। आपके हिसाब से टोटल मूलधन कितना है, 10, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, आपके हिसाब से 10 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 4000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितना आएगा, एक की वैल्यू आएगी 400 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 400 रुपये। तो आपसे क्या पूछा कि उसने 3% पर कितना ब्याज पैसा दिया और 5% पर कितना दिया, तो 3% पर उसने 7 रुपये दिए। तो आपकी भाषा में 7 रुपये, लेकिन क्वेश्चन की भाषा में कितना होगा, ये 400 का गुना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2800। ठीक है, 5% पर कितना दिया, 5% पर आपने 3 रुपये दिया, लेकिन क्वेश्चन में एक की वैल्यू कितनी है, 400। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 400 मतलब कितना हो गया, ये 1200। 3 इंटू 400 मतलब 1200। जब आप 2800 और 1200 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4000। कितना आएगा आपका, 4000 का अमाउंट। क्लियर हो गया क्वेश्चन को कैसे डील करा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिप्लाई करके फिर से देखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने कितने अच्छे तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन का यूज़ करा था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको, अधिकतर क्वेश्चनों में आप एलिगेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बस उस कॉन्सेप्ट को समझना कि एलिगेशन कब यूज़ हो सकता है। ठीक है, एलिगेशन कब यूज़ हो सकता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रॉफिट और लॉस में एलिगेशन का यूज़ कैसे करता हूँ। ठीक है, कैसे आप भी कैसे कर पाओगे एलिगेशन का यूज़ प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, तो इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी देखो, मैंने बोला था एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पे लगता है। सेम क्वांटिटी मतलब यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो पूरा एलिगेशन प्रॉफिट पे लगेगा, यदि आपको लॉस हो रहा है तो पूरा एलिगेशन लॉस पे लगेगा। ठीक है, इसमें टर्मोलॉजी याद रखो कि यदि प्रॉफिट पर एलिगेशन लगा रहे हो, प्रॉफिट पर एलिगेशन लगा रहे हो तो इसको क्या कंसिडर करोगे आप, पॉजिटिव। प्रॉफिट पे एलिगेशन लगा रहे हो तो क्या कंसिडर करोगे, पॉजिटिव। यदि लॉस पे एलिगेशन लगा रहे हो तो उसको क्या कंसिडर करोगे आप, नेगेटिव। उसको क्या कंसिडर करोगे आप, नेगेटिव। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, दोनों कंसिडर करोगे तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। ये भी मैं अभी जस्ट थोड़ी देर बात करके बताऊंगा कि मैं प्रॉफिट और लॉस दोनों को इकट्ठा एलिगेशन कैसे लगाता हूँ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यापारी के पास 50 किलो चावल थे। ठीक है, एक व्यापारी के पास कितना राइस है, 50 kg राइस है। अच्छी बात है। ठीक है, उसने इसका कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचा, इसका कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचा, तथा दूसरा हिस्सा 18% लाभ पर बेचा। दूसरा हिस्सा 18% लाभ पर बेचा, उसको कुल 14% का लाभ हुआ। ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ, 14% का लाभ हुआ। तो आपको बताइए कि दूसरा भाग जो उसे 18%, दूसरा भाग बताइए जो उसने 18% पर बेचा। मतलब इस 50 kg का जो भाग 18% में बेचा तो क्वांटिटी कितनी है, मतलब 18% में उसने कितना केजी राइस बेचा। 18% प्रॉफिट में, 18% प्रॉफिट में उसने कितना परसेंट राइस बेचा। तब आप ध्यान से देखोगे 8% भी प्रॉफिट है, 18% भी प्रॉफिट है और 14% भी क्या है, प्रॉफिट। तो मतलब आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। ये पहली बात हो गई। अब देखो ये 14, 8 और 18 के बीच में आ रहा है क्या, हाँ सर, 14, 8 और 18 के बीच में आ रहा है। मतलब आप एलिगेशन लगा सकते हो। कैसे लगाते, डिफरेंस, बड़े में से छोटा माइनस करो। 18 में से 14 गया तो कितना बचा, दैट इज द 4%। और 14 में से 8 गया तो कितना बचा आपका, दैट इज द 6%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आ गया। यदि मैं आपसे सर रेशो पूछूँ तो कितना आएगा, दैट इज 2:3। ठीक है, 2:3। अब 2:3 क्या आया, 2:3 इज अ क्वांटिटी। 2:3 इज अ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कैसा, आपने 8% प्रॉफिट पर 2 किलो चावल बेचा, आपने 18% प्रॉफिट पर 3 किलो चावल बेचा। आपने 18% प्रॉफिट पर कितने किलो चावल बेचा, 3 किलो चावल बेचा। तो आप देख सकते हो कि आपने टोटल कितना चावल बेचा, आपने टोटल 5 kg राइस बेचा। तो आपकी भाषा में 5 kg, लेकिन क्वेश्चन की भाषा में 50 kg। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 10 kg। एक की वैल्यू कितनी आई, 10 kg। अब आपसे पूछा कि दूसरा भाग मतलब 18% पर आपने कितना चावल बेचा, तो 18% पर आपने 3 चावल बेचा। ठीक है, तो 3 तो आपकी भाषा में, लेकिन एक की वैल्यू कितना है, 10। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 10, दैट इज 30 kg। दैट इज 30 kg आपका क्या आ जाएगा, आंसर। दैट इज 30 kg क्या आ जाएगा आपका आंसर। समझ पाए इसको।
देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों यदि आ जाए तो उसको कैसे एप्लीकेबल करते समझो। इसको एक एग्जांपल से समझते। जैसे समझो आपके पास 50 केजी राइस है। आपके पास कितना राइस है? 50 केजी। इस 50 केजी का आपने कुछ पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन समझ लो 10% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। और इसका सेकेंड पोर्शन आपने 20% लॉस में बेचा, 20% लॉस में बेचा। और इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको 5% का प्रॉफिट हुआ। इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको 5% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्वांटिटी बताना है कि आपने 10% प्रॉफिट में कितना चावल बेचा और 20% लॉस में आपने कितना चावल बेचा। क्लियर है? अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर अप्लाई होती है, या तो पूरा प्रॉफिट या तो पूरा लॉस। जब प्रॉफिट और लॉस आ जाए तब आप क्या करोगे? तब मैंने बोला था कि प्रॉफिट आ जाए तो प्लस लगा देना और लॉस आ जाए तो क्या लगा देना? माइनस लगा देना। प्रॉफिट आ जाए तो क्या लगा देना? प्लस, और लॉस आ जाए तो माइनस। तो 10% प्रॉफिट है, ठीक है, और लॉस कितना है? 20%। तो इस लॉस के आगे क्या लगा दो आप? माइनस, ठीक है। इस लॉस के आगे आप क्या लगा दो? माइनस। अब आप ध्यान से देखो कि 10 और माइनस 20 के बीच में 5 आता है। 10 और माइनस 20 के बीच में क्या आता है? 5 आता है। मतलब एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन हम लगाते। देखिए अब एक चीज़ बताओ, 5 बड़ा होता है कि माइनस 20 बड़ा होता है? 5 बड़ा होता है कि माइनस 20 बड़ा होता है? 5 बड़ा होता है। तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। तो 5 में से माइनस 20 गया तो कितना आएगा? 25। 5 में से माइनस 20 जाएगा तो कितना आएगा? 25। 10 में से 5 गया तो कितना आएगा? 5%, ठीक है। ये हो गया 25, ये हो गया 5%। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यदि आपसे रेशो पूछो तो कितना आएगा? दैट इज़ द 5:1, दैट इज़ द 5:1। तो आपके हिसाब से आपने कितना चावल बेचा? 6 चावल बेचा। आपके हिसाब से आपने टोटल कितना चावल बेचा? 6 चावल बेचा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 6 की वैल्यू कितना दे के रखा है? 50। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 50/6, 50/6। यदि आपसे पूछे कि 10% पर कितना चावल बेचा, तो 10% पर आपने 5 बेचा, ठीक है। लेकिन 5 तो आपकी भाषा में, क्वेश्चन की भाषा में कितना होगा? तो आप कितना करोगे? 5 × 50/6, 5 × 50/6। सिमिलरली इसके बाद यदि आपसे पूछे कि आपने 20% लॉस पे कितने चावल बेचे, तो आपने 20% लॉस पे कितना चावल बेचा? 1। और 1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 50/6। तो आप समझ गए, जब प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ आएगा तो दोनों को कैसे एप्लीकेबल करोगे? प्रॉफिट आएगा तो आप प्लस लोगे, लॉस आएगा तो आप माइनस लोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट लॉस का। ये देखिए प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ने 2 प्रकार के मिश्रण वाले चावल को 35 रुपये पर केजी और 28 रुपये पर केजी खर्च पर खरीदता है। मतलब प्रॉफिट लॉस की भाषा में क्या है? ये सीपी है। प्रॉफिट लॉस की भाषा में क्या है? ये सीपी दे के रखा है, ठीक है। यदि वह इस मिश्रण को 36 रुपये पर केजी में बेचता है, मतलब प्रॉफिट लॉस की भाषा में क्या है? ये एसपी है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो उसे 20% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो उसे 20% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो मिश्रण को किस अनुपात में उसने मिलाया, उस मिश्रण को किस अनुपात में उसने मिलाया। फिर से बता रहा हूँ कि एलिगेशन सेम क्वांटिटी पर अप्लाई होता है, ठीक है। एलिगेशन आपका सेम क्वांटिटी पर अप्लाई होता है। समझो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे उसने पहला पार्ट CP1 खरीदा है और ये इसको माना मैंने CP2 दूसरा पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट को कितने रुपए में खरीदा? 35 रुपये पर केजी। और दूसरे पार्ट को कितने रुपए में खरीदा? 28 रुपये पर केजी, 28 रुपये पर केजी में खरीदा, ठीक है। लेकिन उसने पूरे मिश्रण को 36 रुपये में बेचा मतलब क्या है? वो विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपने क्रय मूल्य लिया, यहाँ पर आपने क्रय मूल्य लिया। तो इस सेक्टर में भी आपको क्या लेना पड़ेगा? ओवरऑल क्रय मूल्य ही लेना पड़ेगा। ओवरऑल क्या लेना पड़ेगा? क्रय मूल्य ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर गलती से आप 36 मत लिख देना। यहाँ पर गलती से भी आप 36 लिख के इसको सॉल्व मत कर देना। और 36 लिख के सॉल्व कर भी दोगे तो भी आपको इसमें इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि आपको क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले उस 36 रुपये 20% के आधार पर, 36 रुपये जो 20% दे के रखा है, उससे हम उसका क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझो। जैसा कि हमने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे कि 20% मतलब क्या होता है? 20% मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5।
ठीक है। परसेंटेज को हम हमेशा कैसे पढ़ते हैं कि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से परसेंटेज हमेशा पढ़ा करिए, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, 20% को यदि भिन्न में बदलोगे तो कितना होगा, 1/5। 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसी परसेंटेज को प्रॉफिट लॉस में कैसे पढ़ते समझो, इसी परसेंटेज को प्रॉफिट लॉस में कैसे पढ़ते, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा काय पे डिपेंड करता है, आपके क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपके काय पे डिपेंड करेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा और हमेशा क्रय मूल्य पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो हमेशा जिस पे डिपेंड करता है वो वाली चीज़ क्या होती है, हर। जिस पे डिपेंड करता है वो वाली चीज़ क्या होती है, हर। तो ये आपका क्या है, 20 क्या है आपका, 20 है आपका प्रॉफिट। तो मैंने बोला था प्रॉफिट आपका क्या, प्रॉफिट आपका काय में डिपेंड करता है, सीपी पर। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी। नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब आप कैसे पढ़ोगे कि 5 का 20% क्या है, 1 है, मतलब 20% प्रॉफिट है। तो 5 रुपये का 20% 1 क्या हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ। 5 रुपये क्रय मूल्य है तो 1 रुपये क्या होगा आपका, फायदा होगा। 1 रुपये क्या होगा आपका, प्रॉफिट होगा। तो आपकी भाषा में यदि आपसे मैं विक्रय मूल्य पूछूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 5। विक्रय मूल्य आपका कितना है, 1। तो कितना आ गया ये, 6। कितना आ गया ये, 6। आपको 6 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 36। 36 रुपये में बेचा ना उसने, तो 6 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 36। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 30। मतलब आपको ओवरऑल क्रय मूल्य पता चल गया कितना है, 30 रुपये। आपको ओवरऑल यदि क्रय मूल्य पता चल गया कितना है, 30 रुपये, तो आप क्या लिख दोगे, 30। अब देखो ये 30 28 और 35 के बीच में आ रहा है क्या, ये जो 30 है 28 और 35 के बीच में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप एलिगेशन लगा दो, ठीक है। 35 में से 30 गए तो सर 5 बचे, 30 में से 28 गए तो सर 2 बचे। तो आपका रेशो कितना आ जाएगा, 2:5। दैट इज द आंसर इज अ सी। आंसर इज अ सी। तो बारी सिंप्लीफाई तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो एलिगेशन के बेसिस पर, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावलों को क्रमशः 35 रुपये पर केजी और कितना है ये, 28 रुपये पर केजी की दर से खरीदता है। इस मिश्रण को 36 रुपये पर केजी में बेचता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये देखो सेम क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था और ये MPSI के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, सेम टू सेम डाटा। आप देख सकते हो सेम टू सेम डाटा में ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है और दोनों अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये हर बार एग्जाम में आता है और हर बार बच्चों को ये क्वेश्चन में दिक्कत होती है। तो इसको देखिए कितने सिंप्लीफाई तरीके से हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, ठीक है। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि सिर की गिनती की जाती है, यदि उनके सिर की गिनती की जाती है तो 100 होते, ठीक है। और यदि इनकी पैरों की गिनती की जाती है तो 290 होते, ठीक है, 290 होते। तो आपको बताना है कि चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश है, चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश है। ये वाला क्वेश्चन आपको घोड़े में भी मिलेगा, डॉग में भी मिलेगा, बस डाटा चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, देखिए हर बहुत परेशान भी करता है बच्चों को, और इसको हम कितने आसानी से एलिगेशन से करेंगे, देखिए, ठीक है। अब आपको पता है कोई सा भी जानवर हो, शेषनाग को छोड़ के उसका एक ही सिर होगा। कोई सा भी जानवर उसका सिर एक ही होगा, ठीक है। मतलब खरगोश हो या कबूतर हो, उसका सिर एक ही होगा। तो उसने नंबर ऑफ हेड कितने दे के रखे, हेड्स की संख्या कितना दे के रखा है, 100, ठीक है। मतलब सिरों की संख्या कितनी दे के रखी है, हेड मतलब क्या होता है, सिर। सिरों की संख्या कितनी दे के रखी है, 100, ठीक है। लेग, लेग मतलब पैरों की संख्या कितना है, पैरों की संख्या कितनी दे के रखी है उसने, 290। 290 पैरों की संख्या दे के रखी है। मैंने क्या बोला था, एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर अप्लाई होगा, ठीक है।
यदि आप हेड ले रहे हो तो पूरा एलिगेशन हेड पे करोगे, यदि आप लेग ले रहे हो तो पूरा एलिगेशन लेग पे करोगे। तो मैं किस पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, हेड पर लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब दोनों का हेड एक ही होगा, खरगोश का भी एक ही सिर होगा, कबूतर का भी एक ही सिर होगा, तो मैं एलिगेशन एक हेड पर लगा रहा हूँ, ठीक है। देखना, ये हो गया आपका पीजन मतलब कबूतर, और ये हो गया आपका रेबिट मतलब खरगोश, ठीक है। ये हो गया पीजन और ये हो गया रेबिट, ठीक है। एक पीजन के सॉरी मैं एलिगेशन किस पे लगा रहा हूँ, लेग पे लगा रहा हूँ, एलिगेशन किस पे लगा रहा हूँ, लेग पे लगा रहा हूँ, ठीक है। आप हेड पे लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो यदि लेग की बात करें, यदि लेग की बात करें तो ध्यान से सुनना, एक कबूतर के कितने पैर होते, 2 पैर होते, ठीक है। एक खरगोश के कितने पैर होते, 4 पैर होते। एक एक की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, एक खरगोश और एक कबूतर, एक एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या देके रखा है, आपको क्वेश्चन में देके रखा है कि 100 सिर पर पैर कितने हैं, मतलब 100 सिर है, दोनों मिला के कबूतर और खरगोश मिला के 100 सिर है, और 100 सिरों पर पैर कितने दे के रखे दोनों के, 290। कितने दे के रखे, 290। पर आपको पता है कि यदि आपको एलिगेशन लगाना है तो इन दोनों का कॉमन डाटा यहाँ पर चाहिए, इन दोनों का कॉमन डाटा यहाँ पर चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन डाटा आपको यहीं से मिलेगा कि आपको 100 सिर दे के रखे और 100 सिर पे कितने पैर दे के रखे, 290 दे के रखे। तो यदि मैं आपसे एक की वैल्यू पूछूं तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2.9। मतलब एक जानवर पे कितने पैर होंगे, 2.9। एक जानवर पे कितने पैर होंगे, 2.9। मतलब आपको इन दोनों को ओवरऑल मिल गया 2.9। अब आप सिंप्लीफाई तरीके से इसमें एलिगेशन लगा सकते हो कि 4 में से 2.9 गया तो कितना बचा, दैट इज 1.1, और 2 में से 2.9 में से 2 गया तो कितना बचा, दैट इज 0.9। इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे तो 11:9, 11:9। अब ये 11:9 क्या आया, ये 11:9 क्या आया, ये 11:9 आया आपकी सिरों की संख्या। मैंने क्या बोला था, जिस पे एलिगेशन लगाते हो उसका रेशो नहीं आता, याद रखना, जिस पे एलिगेशन लगाते हो उसका रेशो नहीं आता, रेशो दूसरे का आता है, ठीक है। जैसे आपने लेग पे एलिगेशन लगाया तो आपको रेशो किसका मिलेगा, सिर का मिलेगा, क्लियर है। जिस पे एलिगेशन लगाते उसका रेशो नहीं मिलता, दूसरे का रेशो मिलता है। तो आपने एलिगेशन किस पे लगाया, लेग पे लगाया, तो ये क्या है, सिरों की संख्या। मतलब कबूतरों की सिरों की संख्या कितनी है, 11, और खरगोशों की सिरों की संख्या कितनी है, 9। कबूतर की सिरों की संख्या कितनी है, 11, और खरगोश की सिर की संख्या कितनी है, 9। तो इस हिसाब से मैं यदि आपसे पूछूं कि चिड़ियाघर में टोटल जानवर कितने, चिड़ियाघर में टोटल जानवर कितने, तो आप बड़ी ही आसानी से कह सकते हो कि 20। ये 11 और 9 कितने होते, 20। तो हमारे हिसाब से चिड़ियाघर में 20 जानवर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 100 जानवर है। हमारे हिसाब से चिड़ियाघर में 20 जानवर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने जानवर है, 20 जानवर है, ठीक है। अब बोले सॉरी 100 जानवर है, 100 कैसे आया, क्योंकि उसने देखे रखा था 100 सिर है, टोटल सिर कितने, 100 सिर है, 100 सिर है मतलब 100 जानवर है, क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर होगा, ठीक है। तो हमारी भाषा में 20, लेकिन क्वेश्चन की भाषा में 100। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50। तो यदि आपसे कबूतर की संख्या पूछे तो 11 में 50 का गुणा कर दो, तो ये हो गया 550। यदि आपसे खरगोश की संख्या पूछे तो 9 में 50 का गुणा कर दो, ये हो गया आपका 450, ये हो गया आपका 450। मतलब चिड़ियाघर में 550 कबूतर है और 450 क्या है, खरगोश है। 550 क्या है, कबूतर, और 450 क्या है, खरगोश है। तो आप देख सकते हैं कि आपने इस एलिगेशन की बेसिस पर इस क्वेश्चन को कितने सिंप्लीफाई तरीके से कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्पीड और टाइम का क्वेश्चन है। तो स्पीड और टाइम में भी हम एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको हर एक चैप्टर में एलिगेशन का यूज़ करना बताऊंगा, कि आपको पता चल जाए कि आपको एलिगेशन हर एक चैप्टर में लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मिक्सचर में ही एलिगेशन लगता है, मिक्सचर के अलावा भी हम हर एक चैप्टर में जहाँ जहाँ एलिगेशन पॉसिबल होता है वहाँ वहाँ आपको मैं एलिगेशन लगा के बताऊँगा, ठीक है। तो ये है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को पार करती है, ठीक है। एक ट्रेन है, 2 ट्रेन है विपरीत दिशा में, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो एक ट्रेन 27 सेकेंड में, दूसरी ट्रेन 17 सेकेंड में इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसको
पार करती है, कितने सेकंड में पार करती है एक दूसरे को, 23 सेकंड में पार करती है। तो आपको बताना है कि उसके गति का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है कि इसमें गति का अनुपात क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझको, 27 क्या है, सेकेंड टाइम दे के रखा है, 17 क्या है, सेकेंड टाइम दे के रखा है, 23 क्या है, सेकेंड टाइम दे के रखा है। ठीक है, मतलब पूरा एलिगेशन टाइम पे लगाओगे, पूरा एलिगेशन आप टाइम में लगाओगे, टाइम पे लगाओगे। अब सर एलिगेशन टाइम पे लगा देंगे लेकिन रेशो किसका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि एलिगेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक रेशो मिलता है, तो रेशो किसका होगा। ठीक है, सबसे पहले ये क्लियरफाई होना चाहिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने एलिगेशन टाइम पे लगाया तो आपको लास्ट में जो रेशो मिलेगा वो रेशो किसका मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। देखो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था, तो मैंने बताया था जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है और उसका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, उसका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो यदि आप पहले वाले पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको रेशो सेकंड वाले का मिलता है, और यदि आप सेकंड वाले पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको रेशो किसका मिलता है, फर्स्ट वाले का रेशो मिलता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। अब देखना, आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता है कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। अब एक चीज़ बताओ, उसने स्पीड का रेशो पूछा है आपसे, मतलब स्पीड इज़ ए वेरिएबल क्वांटिटी, स्पीड इज़ ए वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब स्पीड बराबर चेंज हो रहा है, स्पीड का रेशो पूछा मतलब स्पीड इज़ ए वेरिएबल क्वांटिटी। टाइम, टाइम चेंज हो रहा है क्या, देखो 27, 17, 23 चेंज हो रहा है, मतलब ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी। डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के केस में क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के केस में क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस दोनों के केस में कांस्टेंट हुआ क्योंकि वह व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को दोनों जने पार कर रहे हैं, मतलब दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है। अब आप बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हो कि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई क्या हो गया, कांस्टेंट, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यदि आप एलिगेशन टाइम पे लगाओगे, यदि आप एलिगेशन टाइम पे लगाओगे तो आपको रेशो किसका मिलेगा, आपको रेशो मिलेगा स्पीड का, आपको रेशो किसको मिलेगा, स्पीड का। क्लियर हो गया फंडा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। तो यदि आपने टाइम पे, रिलेशन सबका पता होना चाहिए, बेसिक आपको सबका पता होना चाहिए, तो रिलेशन सबका पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते कि सर स्पीड इनटू टाइम कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप टाइम पे एलिगेशन लगाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम वेरिएबल दे के रखा है, टाइम दे के रखा है ना आपको, तो अब टाइम पे एलिगेशन लगाओगे, तो आप टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो आपको रेशो किसका मिलेगा, स्पीड का मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, गुणा में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी आप बड़ी आसानी से लगा सकते हो, ये एक ट्रेन ए है, ये एक ट्रेन बी है, एक ट्रेन 27 सेकंड में, दूसरी ट्रेन 17 सेकंड में, दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में, इनका कॉम्बाइन है 23 सेकंड में। तब बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि 23 सर 17 और 27 के बीच में आता है, जब ये बीच में आता है तो इस पर आप एलिगेशन लगाओगे तो ये कितना, दैट इज ए 4, ये कितना आएगा आपका, दैट इज ए 6। यदि मैं आपसे सर रेशो पूछूँ तो कितना आएगा, 3:2, इसका रेशो कितना आएगा, 3:2, 3:2 का आएगा रेशो है, दैट इज ए स्पीड रेशो, दैट इज ए स्पीड रेशो। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कि उनके गति का अनुपात कितना है, 3:2। तो आपने देखा मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आप ला सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये किस पर एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, मतलब यदि एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसको 4 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर दिए जाएंगे, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब माइनस मार्किंग कितनी है, 2 नंबर की माइनस मार्किंग उस क्वेश्चन में है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए, ठीक है, मतलब एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे कुल कितने अंक मिले, 300 अंक मिले, और उसे कुल कितने अंक मिले, 300 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखिए कैसे करेंगे, इसमें 75 क्वेश्चन की जगह आप 150 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ नहीं बनेगा, 75 से भी हो जाएगा। 75 में पॉइंट में आएगा आंसर, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ।
अब इसको कितना कर लीजिए, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, 75 क्वेश्चन की जगह आप कर लीजिए 150 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन की जगह आप कितना कर लीजिए उसको, 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक विद्यार्थी है सही, एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं। यदि एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -2 नंबर की मार्किंग हो जाती है उसकी। ठीक है, टोटल उसने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो उसको कितने नंबर मिले, 300 नंबर मिले। तो आपको बताना है कि उस व्यक्ति ने कितने क्वेश्चन सही किए, उस व्यक्ति ने या उस विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, एक सही क्वेश्चन पर और एक गलत क्वेश्चन। ठीक है, एक सही क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला था, एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर लगेगी, एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर लगेगी। यदि आप नंबर पर एलिगेशन लगाओगे तो पूरा नंबर निकाल के लगाओगे। ठीक है, यदि आप क्वेश्चनों पर एलिगेशन लगाओगे तो पूरा क्वेश्चन। नंबर मतलब मार्क्स, ठीक है, नंबर मतलब मार्क्स और क्वेश्चन मतलब प्रश्न। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स पे एलिगेशन लगाता हूँ। ठीक है, मार्क्स पे यदि एलिगेशन लगाऊँ, ये मार्क्स पे मैं एलिगेशन लगाता हूँ, तो उसको यदि एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं। और एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर लगता है। सेम क्वांटिटी मतलब यहाँ पर भी सही होना चाहिए, यहाँ पर भी सही होना चाहिए और ओवरऑल यहाँ पर भी सही होना चाहिए। यदि इन केस आपको दोनों अपोजिट आ गया, इन केस यदि आपको दोनों अपोजिट आ गया, जैसे प्रॉफिट और लॉस दोनों यदि एक बार में आ गया था तो हमने प्रॉफिट को क्या लिया था, प्लस लिया था, और लॉस को क्या लिया था, माइनस लिया था। तो सेम इसी केस में देखो कि आप दोनों को तो बराबर ले नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी सही यहाँ पर भी तो सही पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, जो राइट वाला आंसर है उसको पॉजिटिव लोगे, जो रॉन्ग वाला आंसर है उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव। जो रॉन्ग वाला आंसर है उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव। फिर से बता रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से एलिगेशन सेम क्वांटिटी पर लगता है। सेम क्वांटिटी मतलब यहाँ पर यदि सही प्रश्न के नंबर लिए तो यहाँ पर भी सही प्रश्नों के नंबर लोगे और इसके सेंटर में भी सही प्रश्नों के नंबर लोगे। लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर गलत प्रश्न पर कितने नंबर काट रहा है, वो 2 नंबर काट रहा है। तो आपको सही भी लेना और गलत भी लेना है। ठीक है, तो इस केस में एलिगेशन कैसे लगाओगे, इस केस में आप एलिगेशन साइन पे लगाओगे। साइन मतलब दोनों के अलग अलग साइन ले लोगे। जैसे प्रॉफिट और लॉस दोनों आ गए थे तो प्रॉफिट को प्लस लिया था, लॉस को माइनस लिया था, उसके बाद एलिगेशन लगाया था। तो इसमें हमने क्या करा, सही उत्तर पर 4 नंबर दिए और गलत उत्तर पर -2 नंबर दिए उसको, ये दोनों दिए। ठीक है, अब आपको पता करना है कि उसको ओवरऑल एक क्वेश्चन में कितने नंबर मिले, कि उसको ओवरऑल एक क्वेश्चन में कितने नंबर मिले। तो देखिए उसने टोटल कितने क्वेश्चन करे, 150 क्वेश्चन करें, टोटल 150 क्वेश्चन करें और 150 क्वेश्चन में उसको कितने नंबर मिले, 300 अंक मिले। ठीक है, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन का पूछूं तो कि उसको एक क्वेश्चन में कितने नंबर मिले, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि उसको एक क्वेश्चन में 2 अंक मिले। ये मैं किसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के बेसिस पे। क्वेश्चन पे देखे रखा है कि 150 क्वेश्चन करने पर उसको करेक्शन कर लेना, 75 की जगह 150 कर लेना, कि 150 क्वेश्चन करने पर उसको 300 नंबर मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन करने पर गणित के हिसाब से उसको कितने नंबर मिलना चाहिए, 2 नंबर मिलना चाहिए। मतलब ओवरऑल उसको कितने नंबर मिले एक क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन की बात हो रही है ना, एक क्वेश्चन की बात हो रही है। 4 नंबर एक क्वेश्चन पर यदि सही करे तो, 2 नंबर कट हो जाएंगे एक क्वेश्चन पर यदि गलत करे तो। ओवरऑल क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 2 नंबर मिलते। ओवरऑल उसको कितने नंबर मिले, 2 नंबर मिले। ये अब देखो ये 2 -2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इस पर आप एलिगेशन लगा दो। ठीक है, एलिगेशन कैसे लगाते, बड़े में से छोटा माइनस करके, वो भी क्रॉस में। क्रॉस में क्यों करते हैं ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब बताओ -2 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। तो 2 में से -2 गया तो कितना आएगा, 4। ये 2 बड़ा है -2 के लिए। 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2। यदि मैं आपसे रेशो पूछूँ तो क्या आएगा, 1:2। यदि मैं आपसे रेशो पूछूँ तो कितना आएगा, 1:2। अब आप मुझको बताओ कि ये रेशो का आया, आप मुझको बताओ ये रेशो का आया, ये मार्क्स का रेशो आया क्या, ये अंकों का रेशो आया क्या, नहीं। क्यों नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एलिगेशन किस पे लगाया, मार्क्स पे लगाया। तो जिस पे एलिगेशन लगाते हैं वो चीज़ तो रेशो में मिलता नहीं है, दूसरी चीज़ ही रेशो में मिलती है। तो आपने मार्क्स पे एलिगेशन लगाया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके क्वेश्चन, ये क्या हो गया आपके क्वेश्चन। ठीक है, आपने मार्क्स पे एलिगेशन लगाया तो आपको रेशो किसका मिलेगा, क्वेश्चन का मिलेगा, क्योंकि जिस पे एलिगेशन लगाते उस पर तो उसका रेशो तो मिलता नहीं है, रेशो किसी दूसरे का मिलता है। तो ये काय का रेशो मिलेगा, क्वेश्चन का रेशो मिलेगा। क्लियर हो गई बात। अब आपके हिसाब से उस विद्यार्थी ने टोटल कितने क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन करे। तो आपके हिसाब से 3 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब, प्रश्न के हिसाब से कितने क्वेश्चन करे, 150 क्वेश्चन करे।
ठीक। तो 3 की वैल्यू 150 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 50, 1 की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि उसने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो सही प्रश्नों दो, मतलब उस विद्यार्थी ने 2 प्रश्न सही दिए, 1 प्रश्न गलत दिए आपकी भाषा में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की भाषा में 1 की वैल्यू 50 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 इंटू 50 मतलब 100 क्वेश्चन, 2 इंटू 50 मतलब 100 क्वेश्चन उसने सही करे। यदि आपसे गलत पूछे तो 1 की वैल्यू 100, तो 1 में 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। 1 में 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 100, मतलब उस विद्यार्थी ने सॉरी सॉरी 1 में 50 का गुणा करोगे, इसको किसका गुणा करोगे 50, 100 का नहीं, 50 का करोगे तो कितना आएगा 50, ठीक है। मतलब उस विद्यार्थी ने 100 क्वेश्चन सही करे और 50 क्वेश्चन क्या करे गलत करे, 100 क्वेश्चन सही करे और 50 क्वेश्चन क्या करे गलत करे, ठीक है। तो देखा आपने हमने कितने सिंप्लीफाई तरीके से इस एलिगेशन का यूज़ करा, ठीक है। तो एलिगेशन की कुछ पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर लगेगा, ठीक है। यदि 2 डिफरेंट क्वांटिटी आ गई तो उसमें आप प्लस माइनस का यूज़ करोगे। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। और एक चीज़ सीखने को क्या मिला कि यदि 2 चीज़ें गुणा में होती है और उसका गुणनफल कांस्टेंट होता है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन यदि कांस्टेंट होता है, तो यदि आप एक पे एलिगेशन लगाते हो तो रेशो किसी दूसरे का बनता है, ठीक है। यदि आप दूसरे पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशो आपको फर्स्ट वाले नंबर का मिलेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मार्क्स और क्वेश्चन है, मार्क्स और क्वेश्चन है, तो मार्क्स पर यदि एलिगेशन लगा दोगे तो यह रेशो मार्क्स का नहीं मिलेगा, ये रेशो किसी दूसरे का मिलेगा। तो दूसरा आपके क्वेश्चन में क्या देके रखा है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का रेशो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे वो टाइम और डिस्टेंस में देखिए, टाइम और डिस्टेंस में क्या देके रखा था, जैसे हमने टाइम पे एलिगेशन लगाया था, टाइम पे एलिगेशन लगाया था तो रेशो किसका मिला था स्पीड का मिला था। क्यों, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या था उस क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट था, ठीक है। इसी तरीके से हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट पे यदि एलिगेशन लगाया था तो हमको रेशो किसका मिला था, रेशो किसका मिला था मूलधन का मिला था, प्रिंसिपल अमाउंट का मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट और रेट का जो गुणनफल था वो क्या था कांस्टेंट था। तो आपने रेट पर एलिगेशन लगाया था तो आपको रेशो किसका मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में रखोगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एलिगेशन को, जैसे आप लोगों के माइंड में क्या रहता है कि एलिगेशन 2 चीज़ों को मिलाने में लगाते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ों को यदि निकाला जाता है, जैसे आपने एवरेज वाले सवाल में करा है कि यदि एक व्यक्ति छोड़ के चले जाए, ठीक है, पूरे टीम में से यदि एक व्यक्ति छोड़कर चले जाए, या मिक्सचर में पानी उड़ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ व्यक्ति छोड़ के चले जाता है या कुछ मिक्सचर में से हम कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, तो उस केस में भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे कुछ क्वेश्चनों के साथ आपका लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, और इस लेक्चर को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपको पसंद आया तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।